हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, क्योंकि इससे रिलेटिव जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कोई मार्क्स नहीं कटता है, फुल मार्क्स आता है। तो सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन है, क्या प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? आंसर है 31 जुलाई 1800 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। दूसरा, प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? आंसर होगा इसका 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। तीसरा है, प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ था, मतलब वो कहाँ जन्मे थे? आंसर होगा ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान था ये जगह। अब जो है चौथा प्रश्न है, उनके माता पिता का क्या नाम था? तो उनके माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। पांचवा प्रश्न है, प्रेमचंद की शिक्षा कहाँ तक की थी, मतलब उन्होंने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी? आंसर होगा 1910 में इंटर और 1919 में बीए तक की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। छठा प्रश्न है, इन्होंने किस चीज़ का संपादन किया था? आंसर होगा मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस, इन चारों का उन्होंने संपादन किया था। अब सातवां प्रश्न है, इनके द्वारा प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? तो आंसर होगा प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि हैं इनके द्वारा जो प्रमुख कृतियाँ हैं। अब आता है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, इनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 300, जिसमें कि मानसरोवर 8 खंड में है। नौवां प्रश्न है, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम धनपत राय है। 10वां प्रश्न है, प्रेमचंद कौन कौन से आंदोलन में हिस्सा लिए थे? उन्होंने बहुत सारे आंदोलन में हिस्सा लिए थे, तो जो दो है, एक है आपका जलियांवाला बाग और असहयोग आंदोलन। अब बच्चों चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के तरफ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी इसको बोल सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है। पहला प्रश्न है, हल्कू कंबल के पैसे सहाना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? इसका आंसर होगा हल्कू कंबल के पैसे सहाना को देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि सहाना बिना पैसे लिए जाएगा नहीं, तो फिर वह व्यर्थ का हुज्जत क्यों करे। इसलिए हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये जमा किए थे, किंतु जब सहाना पैसा मांगने आता है तो हल्कू बिना विवाद के सहाना को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, मुन्नी की नज़र में खेती और मजबूरी में क्या अंतर है? वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है? तो बच्चों यहाँ पे मजबूरी लिखा गया है, यहाँ मजदूरी होगा, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर होगा मुन्नी बहुत ही समझदार है, वह जानती है कि खेती करना और मजदूरी करना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुन्नी खेती से अधिक मजदूरी को पसंद करती है, क्योंकि उसे मालूम था कि खेत का मालिक जो अपने खेत में कृषि कार्य करता है वह खेती है, और दूसरे के खेत में जो काम करे उसे मजदूर कहते हैं। खेती में लगान और खाद देना पड़ता है, फसल अच्छी हो इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। बाद में जाकर किसान कर्ज में डूब जाता है, लेकिन मजदूरी करने में कोई पूंजी नहीं लगती और कोई कर्ज नहीं होता है, बस अपने मजदूरी का पैसा मिल जाता है और आराम से अपना रोजी रोटी का गुजर हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था? तो इसका आंसर होगा हल्कू अपने खेत के किनारे एक पत्ते से बनी छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस से बनी खटोले पर सोता और बैठता था। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उसने अपना पुराना चादर ओढ़ रखा था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा भी सो रहा था। दोनों ठंड से ठिठुरा रहे थे, अर्थात दोनों ठंड से कांप रहे थे। चौथा प्रश्न है, हल्कू ने जबरा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया? तो इसका आंसर होगा जब हल्कू और जबरा दोनों ठंड से थर थर काँप रहे थे तो हल्कू ने जबरे से कहा, आज भर किसी तरह जाड़ा बर्दाश्त
कर लो, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तुम उसी में घुसकर बैठना, तब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी और गर्मी का एहसास होगा। 5वां प्रश्न है, हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था, इसके पीछे क्या कारण था? तो इसका आंसर होगा, हल्कू जब ठंड में ठिठुर रहा था और ठंड हल्कू के बर्दाश्त के बाहर हो गई थी, तो उसने जबरे को अपनी गोद में सुला लिया। ऐसा करने से उसे थोड़ी गर्मी का एहसास होने लगा। यह गर्मी मानो उसके लिए चरम सुख की अनुभूति को दिलाने लगी। इसलिए जबरा के आत्मीय भाव को देखकर हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था, अर्थात वह सारे संकटों को भूलकर असीम आनंद को महसूस कर रहा था। 6वां प्रश्न है, हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है? तो इसका आंसर होगा, हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा कहा है क्योंकि पूस की रात कहानी में एक जबरा ही है जो हल्कू के सुख दुख का साथी था। हल्कू के पवित्र आत्मा में जबरा के लिए ढेर सारा प्यार था। वह जबरे के साथ जब भी होता अपनी गरीबी और दुख को भूल जाता था। जानवर और एक मनुष्य के बीच ऐसी आत्मीय संबंध शायद ही कहीं देखने को मिले, इसलिए लेखक हल्कू और जबरा की मैत्री को अनोखा कहा है। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है? इसका आंसर होगा, जब ठंड के मारे हल्कू की रात नहीं कट रही थी, तब झुककर आकाश की ओर उसने देखा, अभी रात कितनी बाकी है। सप्तर्षि अभी रात में आधे भी नहीं चढ़े हैं। इस प्रकार सप्तऋषि को देखकर उसे पता चल जाता है कि रात अभी पहर भर बाकी है। अब चलते हैं बच्चों 8वें प्रश्न की तरफ। क्या है, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू इसका सामना कैसे करता है? तो इसका आंसर होगा, जब ठंड हल्कू से बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो हल्कू ठंड से बचने के लिए अरहर के पौधे की झाड़ बनाता है और उसी बगीचे में पड़े आम के पत्तों को बटोरता है। जब ढेर सारा पत्ता जमा हो जाता है तब वह उसमें आग लगा देता है। इस प्रकार हल्कू ठंड से बचने के लिए उपाय करता है। अब आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की तरफ। लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है? पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्ति पाठ पूस की रात से ली गई है। इसमें लेखक मुंशी प्रेमचंद ने पवन को निर्दय कहा है क्योंकि निर्दय का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसमें कोई भी दया नहीं होता है। इस कहानी में कड़ाके की ठंड पड़ती है और हल्कू और जबरा दोनों ठंड से कांप रहे होते हैं, फिर भी पवन सन सन चलती रहती है जिसमें और भी कड़ाके की ठंड पड़ जाती है, इसलिए पवन को निर्दय कहा गया है। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। आग तापते हुए हल्कू कैसी क्रीड़ा करता है, अपने शब्दों में वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा, ठंड इतनी बढ़ जाती है कि हल्कू पेड़ के पत्ते को बटोर कर आग जलाता है। जब अलाव की आग तापने पर हल्कू को ठंड से थोड़ी सी राहत मिलती है और उसके शरीर में थोड़ी सी गर्मी आती है, तब उसके मन में विनोद वृत्ति जागृत हो जाती है और वह छलांग लगाकर अलाव के इस पार से उस पार कूदता जाता है और ऐसा ही करने को जबरा से भी कहता है।